हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही जोरों शोर पे चल रही होगी दोस्तों। तो दोस्तों अब नीट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कम डेट रह चुका है, बहुत ही कम दिन रह चुका है और समय बहुत ही कम है, एकदम तेज़ी से गुजरता जा रहा है। तो हम आपके लिए लेके आए हैं एक और ही ऐसे ही टॉपिक जो आपके नीट के एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है और जिससे क्वेश्चन आने ही आने हैं। और ऐसा नहीं कि एक दो क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में। और हम इधर उधर की बातें ना करते हुए डायरेक्ट एनसीईआरटी के ही, पूरा एनसीईआरटी पे ही बेस्ड हमारा पूरा लेक्चर होगा और वन शॉट होगा। और आप इसे चाहें तो एनसीईआरटी का किताब लेके सामने हमारे लेक्चर को देखिए, या सिर्फ आप हमारे लेक्चर को देखकर ही आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस तरीके का और किस लेवल का ये आपको पढ़ाया जाएगा लेक्चर। तो दोस्तों हम यहाँ जो है लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे और उसके पूरे एक्सप्लेन को देखेंगे दोस्तों। तो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर हमारा एनसीईआरटी 11th का है। ये रहा हमारा एनसीईआरटी, ये हमारी न्यू एनसीईआरटी है दोस्तों। और ये हमारी ओल्ड वन वाली है, ये दूसरी है। देखिए ये कितनी पुरानी है, आपसे भी पुरानी लग रही होगी। तो हमारा एक्सपीरियंस भी है और हम देखते हैं, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या। पहले तो आप समझ लें कि इसका मतलब क्या है। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, न्यूरॉन जो होते हैं हमारे बॉडी में वो संचार का काम करते हैं। संचार बोले तो ट्रांसमिशन ऑफ द न्यूरल एक्सप्रेशन, या फिर कहते हैं कि स्टिमुलाई कह सकते हैं आप। तो ये न्यूरॉन जो होता है हमारी संदेशों को हमारे ब्रेन से हमारे बॉडी तक जो लेके जाता है उसी को न्यूरॉन, और कंट्रोल भी करता है। दोनों काम करता है, संचार भी करता है और इसे कंट्रोल भी करता है। तो न्यूरॉन हमारे बॉडी में बहुत ही अधिक मात्रा में, मिलियंस बिलियंस में पाए जाते हैं। उनका जो है साइज जो होता है वो माइक्रोमीटर में होता है। न्यूरॉन का साइज माइक्रोमीटर में होता है। और एक न्यूरॉन में कितने पार्ट होते हैं? डेंड्राइट सेल होता है, डेंड्राइट्स होता है, एक्सॉन होता है और नीचे एक्सॉन बॉडी होती है जिसे हम बल्ब कहते हैं। तो ये हो गया न्यूरॉन। और ये कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है? कोऑर्डिनेशन यानी दोनों साझा में मिलकर काम करना है किसी चीजों का, दो आर्गन या आर्गन सिस्टम का एक साथ मिलकर काम करना, या दो से अधिक आर्गन सिस्टम का एक साथ मिलकर काम करना ही कोऑर्डिनेशन होता है। एग्जाम्पल के थ्रू कैसे? जब हम कोई फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, जब व्यायाम करते हैं, कसरत करते हैं, तो हमारी सांसें तेज तेज होने लगती हैं। हमें सांस की रिक्वायरमेंट यानी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट अधिक हो जाती है, इसीलिए हमारे सांस की गति बढ़ जाती है, हम रेस्पिरेशन तेजी से करने लगते हैं, ब्रीदिंग हमारी तेज हो जाती है। अच्छा, जब हमारी ब्रीदिंग तेज होती है तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी तेज हो जाता है। ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है तो हमारे फेफड़ों की गति तेज हो जाती है। जब फेफड़ों की गति तेज होती है तो हमारा हार्ट बीट बढ़ जाता है, और हमारा हार्ट बीट बढ़ता है तो हमें स्वेटिंग होने लगती है। जब स्वेटिंग होने लगती है तो हमारा बॉडी उसे कूलिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है, यानी एक से दूसरा कनेक्ट है। इसी को कोऑर्डिनेशन कहते हैं। हमारी किडनी से तेज काम करने लगती है। तो यही सब चीजें होती हैं, इसी को हम कोऑर्डिनेशन, यानी कि एक अंग के साथ, एक ऑर्गन के साथ दूसरा ऑर्गन भी काम करने लगे। और सेम जब हम फिजिकल एक्सरसाइज रोक देते हैं तो हमारी ब्रीदिंग कम हो जाती है, हमारा हार्ट बीट कम हो जाता है, हमारा किडनी फंक्शन कम हो जाता है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है। यानी कि जब एक्सरसाइज करें तो सब ये काम करना तेज कर दिए, और जब हम इसे रोक दिए तो ये सारी चीजें कम होने लगी। इसी को हम कोऑर्डिनेशन यानी एक साथ में काम करना होता है। तो दोस्तों ये हमारा रहा छोटा सा डिफिनेशन। आइए देखते हैं कि न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये देखिए ये चैप्टर रहा हमारा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये रही हमारी एनसीईआरटी दोस्तों। हम इसी से लाइन बाय लाइन करेंगे क्योंकि बाहर से कुछ नहीं आने वाला है। सारी चीजें हमारी एनसीईआरटी के ही अकॉर्डिंग नीड में पूछी जाती हैं, यानी कि 98% आपका एनसीईआरटी ही बेस्ड रहता है, जो एनटीए डिसाइड करता है दोस्तों। तो देखते हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को हम एज यू नो, इसमें लिखा है एज यू नो द फंक्शन ऑफ द ऑर्गन सिस्टम इन आवर बॉडी मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड टू मेंटेन होमियोस्टेसिस। अब दोस्तों आप अगर पढ़ेंगे तो जान ही नहीं पाएंगे क्या होमियोस्टेसिस क्या है। होमियोस्टेसिस मतलब समानता बनाए रखना किसी भी चीज का। जैसे हमारा बॉडी बाहर की टेम्परेचर है, बाहर का तापमान है, बाहर की क्या क्रियाविधि है, उसी तरीके से हमारा बॉडी अंतर भी चाहता है कि हम उसे मेंटेन बनाए रखें, तो उसी को होमियोस्टेसिस कहते हैं। जैसा आप जानते हैं फंक्शन ऑफ ऑर्गन सिस्टम इन आवर बॉडी, एज यू नो द फंक्शन ऑफ ऑर्गन सिस्टम इन आवर बॉडी मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड टू मेंटेन होमियोस्टेसिस।
जैसा आप जानते हैं कि हमारे बॉडी का फंक्शन आर्गन और आर्गन सिस्टम, आर्गन क्या है और आर्गन सिस्टम क्या है, ये दोनों चीजें जानना जरूरी है। जैसे एक होता है सेल और एक होता है टिश्यू, तो सेल कई सारे सेल मिलकर टिश्यू बनते हैं, इसी तरीके से कई सारे आर्गन मिलकर आर्गन सिस्टम बनते हैं। कैसे? जैसे हमारा लिवर हो गया, हमारा जो है इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, हमारा ये जो क्या कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल है, ये सब मिलकर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बनाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम ध्यान दीजिएगा। तो इसी तरीके से आर्गन सिस्टम होता है हर चीज का। तो जब कई सारे आर्गन एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उसे हम आर्गन सिस्टम कहते हैं। तो जब ये सारे मिलकर काम करते हैं तो ये क्या चाहते हैं? होम्योस्टेसिस, समानता बनाए रखना, यानी कि उनका पीएच, उनका टेम्परेचर, वो सब चीजें मेंटेन करने को ही होम्योस्टेसिस कहते हैं दोस्तों। तो इज द coordination is the process through which two or more organ interact and complement the function of one another। जैसा हमने बताया कि एक दूसरे के साथ दोनों काम करते हैं। कैसा? जब हम फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ब्रीदिंग का तेज होना, ब्लड सर्कुलेशन का तेज होना, फिर हार्ट बीट इंक्रीज करना, फिर हमारा क्या कहते हैं फेफड़ों का तेजी से गति करना जिसे हम लंग्स कहते हैं, तो किडनी फंक्शन तेज होना, ये सारी चीजें कोऑर्डिनेशन में आती हैं। इसमें जैसे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है another for example when we do exercise the energy demand is increased for maintaining the increased muscular activity। जब हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे मस्कुलर एक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, मस्कुलर एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए जब हम पुशअप वगैरह मारते हैं तो हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है और एनर्जी के साथ साथ ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जैसे हमने पहले बताया, फिर हमारा हार्ट बीट बढ़ता है, फिर हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, फिर किडनी फंक्शन तेज होता है, फिर हमारा हार्ट बीट बढ़ता है, फिर हमारा फेफड़े का जिसे लंग्स कहते हैं, लंग्स की एक्टिविटी बढ़ती है। ये सारी चीजें इसमें है। बस मैं एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन पढ़ दे रहा हूं, आप ऐसा समझ जाइएगा। फॉर एग्जाम्पल when do physical exercise the energy demand increases for maintaining an increased muscular activity, the supply of oxygen is also increased, the increased supply of oxygen necessitate an increase in the rate of respiration। जब ऑक्सीजन की सप्लाई की आवश्यकता बढ़ाना होता है तब हमें रेस्पिरेशन भी बढ़ाना होता है, तो इसीलिए हार्ट बीट बढ़ जाता है। फिर इंक्रीज द ब्लड फ्लो बाय ब्लड वेसल्स, ब्लड फ्लो ब्लड वेसल्स यानी रक्त की धमनियों में ब्लड वेसल्स बढ़ जाता है। व्हेन फिजिकल एक्सरसाइज इज स्टॉप्ड, और जब हमारी फिजिकल एक्सरसाइज रोक दी जाती है तब क्या होता है? द एक्टिविटी ऑफ द नर्व्स, लंग्स, हार्ट, नर्व की एक्टिविटी, लंग्स की, फेफड़ों की एक्टिविटी एंड हार्ट जो दिल की एक्टिविटी, किडनी ग्रेजुअली रिटर्न टू देयर नॉर्मल कंडीशन, तो फिर वो अपने नॉर्मल कंडीशन में आ जाती हैं। द फंक्शन ऑफ द मसल्स, लंग्स, हार्ट, ब्लड वेसल्स, किडनी एंड अदर ऑर्गन्स आर कोऑर्डिनेटेड व्हाइल परफॉर्मिंग द फिजिकल एक्सरसाइज। जब हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो ये कोऑर्डिनेट करते हैं, एक साथ काम करते हैं, उसी को वो बताया है एनसीईआरटी में। Thus, the function of the muscles, lungs, heart, blood vessels, kidney, other organs are coordinated performing physical exercise in our body. The neural system and endocrine system jointly। न्यूरल सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम, यहां मैं बता देना चाहता हूं न्यूरल सिस्टम क्या है और इंडोक्राइन सिस्टम क्या है। दोस्तों न्यूरल सिस्टम जो होता है हमारे न्यूरॉन के थ्रू, न्यूरॉन हमारा जो माइक्रोस्कोपिक होता है, बहुत ही छोटा होता है, बहुत सूक्ष्म होता है, लेकिन हमारे बॉडी में जो हमारे सेल्स हैं, देखिए ना, ये हमारे मसल्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ बारीक बारीक बहुत सारे न्यूरॉन हैं। हमारे सबसे ज्यादा न्यूरॉन हमारे ब्रेन में पाया जाता है। तो इसी तरीके से हमारे बॉडी में हर जगह न्यूरॉन है, इसीलिए कोई हमें पिंच करता है, कांटा चुभता है या चींटी काट लेती है या हमें कोई हीट टच कराता है तो खट से हमें आभास होता है, ये सिग्नल डायरेक्ट हमारे ब्रेन तक जाता है। क्यों इतना जल्दी होता है? जैसा कोई हमें यहाँ कांटा चुभाया, या हमारे देखिए यहाँ हमारा कोई कांटा चुभाया, या हमें कोई पिन किया, या हमें कोई चिटकी काटा, या हमें कोई थोड़ा सा गर्म चीज या ठंडा चीज छुआ है, तो हमें डायरेक्ट हमें पता चल जाता है, हमारे ब्रेन को सूचना जाती है कि हमें कोई हमारे यहाँ छेड़छाड़ कर रहा है। ऐसा क्यों होता है? न्यूरॉन के थ्रू होता है। तो न्यूरॉन क्यों इतना तेजी रिस्पॉन्स करता है? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है। क्या? इलेक्ट्रिकल सिस्टम। इलेक्ट्रिकल सिस्टम मतलब जैसा हम अपने घर में अपने कमरे में स्विच का बटन ऑन करते हैं, सब बटन दबाए और पंखा चालू, बटन दबाए लाइट चालू, बटन दबाए फ्रिज चालू, बटन दबाए एसी चालू, यानी कि हम बटन दबाए और इलेक्ट्रिक करंट खट से पहुंच के जाके वहां वो हमारा गैजेट चालू हो जाता है। ठीक इसी तरीके से उतनी ही स्पीड से, बल्कि उससे भी स्पीड से हमारा न्यूरॉन काम करता है, इसीलिए हम इसे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कहते हैं। लेकिन जैसा न्यूरॉन सिस्टम है उसी तरीके से हम एंडोक्राइन सिस्टम कहे, यानी कि केमिकल सिस्टम।
तो हमारे बॉडी में दो चीजें फंक्शन करती हैं, एक न्यूरल एक्टिविटी और एक है केमिकल एक्टिविटी, जिसे इंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। इंडोक्राइन यानी अंतःस्रावी ग्रंथियां जिसको कहते हैं। तो ये हमारे हार्मोनल सिस्टम होते हैं, हार्मोन इसमें काम करता है। ये स्लो होती हैं, न्यूरॉन वाली एक्टिविटी तेज होती है, फास्ट होती है, और वो कम शॉर्ट टाइम के लिए रहती है। जैसे हमें एक रिस्पॉन्स आया हमारे ब्रेन को, सीएनएस को गया, यहाँ हम अगर पिंच के काटा किए और उसके बाद वो सिग्नल पहुंचा के अपना काम खत्म। लेकिन जो केमिकल एक्टिविटी होती है, जिसे हम हार्मोनल एक्टिविटी होती है, वो स्लो होती है, बट वो देर तक स्टेबल रहती है। इसीलिए केमिकल एक्टिविटी थोड़ा देर, क्योंकि वो ये न्यूरॉन जो हमारे होते हैं पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट होते हैं, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट होते हैं। बल्कि ये जो हमारा केमिकल होता है, एंडोक्राइन सिस्टम होता है, कुछ पार्ट तक जाता है और फिर वो अपनी केमिकल स्रावित करता है उस पर्टिकुलर एरिया के लिए जहां हमें उसकी आवश्यकता होती है। इसमें मेन फंक्शन आप एग्जाम्पल के थ्रू ले सकते हैं। जब हम कोई मेडिसिन लेते हैं, कोई दवा लेते हैं, तो हमारा दवा, हमारे पैर में यहाँ दर्द हो रहा है, हमारा यहाँ कहीं दर्द हो रहा है, तो वो सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए जब हमारे पिल्स हम अंदर लेते हैं, तो वो एक हार्मोन स्रावित करता है, हमारी बॉडी हार्मोन सिक्रेट करता है, और वो पर्टिकुलर आर्गन या पर्टिकुलर चीज पर भी इफेक्टिव होता है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, बहुत डीप में जानना जरूरी नहीं है, मैं ये एक्सप्लेन करने के लिए ताकि आपको चीजें समझ में आए और आप एक बार पढ़ें और हमेशा के लिए याद हो जाए, आप भी हमारे जैसा पढ़ा ले जाए, इसलिए मैं एग्जाम्पल इतना दे रहा हूं। हाँ तो दोस्तों देखते हैं, इंडोक्राइन सिस्टम ज्वाइंटली कोऑर्डिनेट एंड इंटीग्रेट ऑल एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गन सो दे फंक्शन इन द सिंक्राइज्ड फैशन। जो न्यूरल एक्टिविटी और क्या कहते हैं इंडोक्राइन एक्टिविटी है, दोनों साथ में सिंक्रोनाइज्ड मिलकर साथ में काम करते हैं, ताकि जो है हमारी फिजिकल एक्टिविटी अच्छे से स्मूथली काम करे। क्या रहेगा? endocrine system jointly coordinate and integrate activity organ, they function in a synchronized fashion. The neural system provide an organized network of point to point connection for a quick coordination. जैसा हमने कहा कि न्यूरॉन जो हमारे होते हैं बहुत तेजी से, लाइट की तरह, इलेक्ट्रिक की तरह तेज से काम करते हैं, और पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है, यानी कि हर जगह न्यूरॉन पाए जाते हैं। और the endocrine system provide chemical integration through hormone. In this chapter you will learn about the neural system of human, mechanism of the neural coordination like transmission of nerve impulse. जैसा मैंने बताया कि नर्व इम्पल्स मतलब एक उत्तेजना, एक सूचना जो रहती है, वो नर्व के थ्रू ही हमारे सीएनएस को जाती है, या हमारे सीएनएस से बॉडी के आर्गन तक जाती है, या बॉडी के आर्गन से सीएनएस तक जाती है। एक अफ्रंट होता है और एक इफ्रंट होता है। एक बॉडी से ब्रेन तक की सूचना जाना होता है, और एक ब्रेन से बॉडी तक का सूचना का जाना होता है। तो यही दोनों चीजें न्यूरॉन के थ्रू होती है। न्यूरल कोऑर्डिनेशन लाइक ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व impulse conduction across a synapse and physiology of the reflex action. सिनाप्स क्या होता है दोस्तों? सिनाप्स को हम समझाने के लिए हमें थोड़ा पेन उठाना ही पड़ेगा दोस्तों। ये हमारा सिनाप्स होता है, जैसा ये एक बल्ब आएगा, ये एक्सॉन का बल्ब रहेगा, ऐसा करके ये गोला सा आएगा ये बल्ब, और फिर ये ऐसा रहेगा, और यहाँ बीच बीच में हमारे ऐसा करके, फिर हमारा बीच बीच में ऐसा करके, फिर हमारा यहाँ ऐसा करके, ये अलग से है। दोस्तों इसमें न्यूरोट्रांसमीटर भरा रहता है, इसमें ऐसा गोल गोल वेसिकल्स रहेगी हमारी, इसमें गोल गोल वेसिकल्स रहेंगी, इसमें बारीक 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 बहुत से न्यूरोट्रांसमीटर रहता है। ये हमारी हुई, और ये हमारा चैनल है, इसके थ्रू ये जो हमारी इंपल्स यहाँ से आई ब्रेन के थ्रू, ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, फिर यहाँ एक अलग न्यूरॉन आ गया, जुड़ गया, ये न्यूरॉन यहाँ खत्म हुआ। कैसे, मैं बता देता हूँ, इधर देखिए, एग्जाम्पल के थ्रू हम ऐसा ले लिए, तो ये हमारा एक्सॉन ऐसा आया, ये हमारा एक्सॉन ऐसा आया, एक्सॉन हमारा ऐसा आया, फिर हमारा एक्सॉन ऐसा आया, फिर हमारा एक्सॉन ऐसा आया, फिर ऐसा बारीक बारीक बल्ब आ गए यहाँ। ये दोस्तों मैं जल्दी टाइम ना लगे इसके लिए ऐसा बना रहा हूँ, हालांकि इसको और अच्छा बनाना चाहिए। ये डेंड्राइट्स हमारे निकल गए, इसके ये डेंड्राइट्स निकल गए, ये डेंड्राइट्स हमारे निकल गए, ये हमारे डेंड्राइट्स निकल गए। अभी इसके बारे में भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे दोस्तों।
तो ये हमारा एक्सान हो गया। अब इसमें देखिए न्यूरोट्रांसमीटर ऐसा ऐसा सा भरा रहता है, ये और ये हमारी यहाँ से ऐसे 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 इम्पल्स आती है ऐसा ऐसा करके, ये एक्सान के थ्रू। इसमें भी माइलिनेटेड एक्सान होती है। देखिए ये हमारा सेल बॉडी हो गया, ये हमारा ये जो है इसको हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं दोस्तों। ये हमारा न्यूरॉन हो गया। ये माइक्रोस्कोपिक होता है, बहुत ही छोटा होता है, इसकी साइज बहुत ही माइक्रो में होती है, 10⁻⁻⁶ के इतना होती है, लेकिन ये बहुत ही अधिक संख्या में होते हैं और इनका फंक्शन बहुत तेज होता है। ये डेंड्राइट्स होते हैं, यहाँ से सूचनाएं इसमें सेल बॉडी में आती है और इस सेल बॉडी से होते हुए एक्सान के थ्रू। इसमें दो प्रकार के वो होते हैं, एक माइलिनेटेड एक्सान होता है और एक अनमाइलिनेटेड एक्सान होता है। और ये सूचनाएं यहाँ से होते हुए, ये देखिए हमारा ये जो बल्ब दिख रहा है ना, यहाँ से फिर एक ऐसा बल्ब जुड़ा हुआ होता है, फिर ये यहाँ इम्पल्स अपनी छोड़ता है, यानी कि ये अपने संचार को यहाँ छोड़ता है, फिर यहाँ से एक्सान दूसरा एक्सान चालू हो जाता है, यानी पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है। और यही क्या कहते हैं, सूचनाएं हमारी सूचनाएं हमारी प्रसारित करती हैं हमारे ब्रेन को, या हमारी ब्रेन से हमारी बॉडी तक को। तो यहाँ हम यही बताना चाह रहे थे कि सिनैप्स क्या होता है दोस्तों। सिनैप्स वही होता है जो यहाँ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट होता है, और यहाँ न्यूरोट्रांसमीटर यानी एक फ्लूइड होती है जो संरचनाओं को क्या कहते हैं, सूचनाओं को ट्रांस करती है। यहाँ सिनेप्टिक क्लेफ्ट इसको भी बोल सकते हैं हम, ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट यानी कि खांच होता है। सिनाप्स सूचनाओं का एक खांच है, और यहाँ न्यूरोट्रांसमीटर फ्लूइड बढ़ता है, और ये चैनल के थ्रू हमारा ये इम्पल्स या हमारी जो सोडियम पोटेशियम वगैरह जो रहते हैं हमारी, वो यहां से पास कर जाती हैं। और जब ये पास करती हैं तो केमिकल इम्बैलेंस होता है, जिससे हमें पोलर एक्टिविटी जनरेट होती है। माइनस प्लस का ग्रेडियंट डिफरेंस होता है। ग्रेडियंट जब होता है माइनस प्लस का, यानी कि सोडियम अंदर गया पोटेशियम बाहर आया, पोटेशियम अंदर गया सोडियम बाहर गया, तो यहाँ पोलर एक्टिविटी यानी पोल जनरेट होता है, माइनस प्लस का पोल जनरेट होता है, और इसी से न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ से वहां जाता है और हमारे सूचनाओं का, हमारी क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कि इम्पल्स हमारा यहाँ से वहां फ्लो करता है। तो दोस्तों ये रहा, अभी हम इसको डिटेल में चर्चा करेंगे। ये बस एक आपको छोटा सा रिव्यू देने के लिए बताया था, अभी हम इसको डिटेल में चर्चा करेंगे। देखते हैं पहले एनसीईआरटी कहती क्या है। तो ये हमारा फर्स्ट पेज यहाँ हुआ, लाइन बाय लाइन समाप्त। दूसरा आता है न्यूरल सिस्टम। ये देखिए ये हमारा न्यूरल सिस्टम है। अब इसको देखते हैं एनसीईआरटी में क्या कहा गया है। द न्यूरल सिस्टम ऑफ ऑल एनिमल्स इज कंपोज्ड ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड न्यूरॉन्स। न्यूरल सिस्टम जो होता है वो बहुत ही स्पेशल टाइप के सेल से बना हुआ होता है, जिसे हम न्यूरॉन कहते हैं। व्हिच कैन डिटेक्ट रिसीव, जो न्यूरॉन होता है वो डिटेक्ट करता है, पता लगा लेता है, फिर रिसीव कर लेता है अपने तरफ। रिसीव करना मतलब अपने को ग्रहण कर लेना। किसी को हम रिसीव करने जाते हैं ना स्टेशन से या और कहीं जगह से, तो वही ये भी सूचनाओं को अपने तरफ ले लेता है, डिटेक्ट भी करता है यानी पता भी लगाता है और रिसीव भी करता है, एंड ट्रांसमिट भी करता है। ट्रांसमिट मतलब यहां से वहां भेजता भी है। डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलाई यानी अनेक प्रकार की सूचनाएं, अनेक प्रकार के प्रसारण को ये रिसीव डिटेक्ट करता है, रिसीव करता है और ट्रांसमिट भी करता है। यानी पहले पता लगाता है, फिर उसको अपने पास लेता भी है और फिर संचार भी करता है, उसे भेजता भी दूसरे जगह पे। द न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी सिंपल इन लोअर इनवर्टिब्रेट। न्यूरल ये जो न्यूरॉन पाया जाता है लोअर इनवर्टिब्रेट में, आकशेरुकी, जिनमें ये स्पाइनल कार्ड और ये सब नहीं पाए जाते हैं, ये नोटोकार्ड वगैरह, तो उसमें ये बहुत ही सिंपल होता है। कैसे, किसमें, यहाँ मेंशन नहीं है, इसके लिए आपको मेंटर की आवश्यकता होगी। तो ये लोअर इनवर्टिब्रेट दे दिया, तब इसमें हाइड्रा में, इंसेक्ट में ये कम पाया जाएगा, लेकिन बड़े ऑर्गन में, बड़े क्या कहते हैं एनिमल्स में या कॉर्डेटा में, या जैसे हम ह्यूमन हो गए या शेर चीता हाथी, यानी बड़े जीव जंतुओं में ये चीजें न्यूरॉन अधिक संख्या में पाई जाती हैं, लेकिन इंसेक्ट में या हाइड्रा में ये बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती हैं। जैसे इंसेक्ट में जो ये न्यूरॉन होता है गैंग्लिया इसको घेरे रहती है, उसे गैंग्लिया कहते हैं, और हाइड्रा में ये थोड़े बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं।
फॉर एग्जाम्पल इन हाइड्रा इट इज कंपोज्ड ऑफ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन। अच्छा यहाँ पे लिख के भी दिया है कि एग्जाम्पल इन हाइड्रा कंपोज्ड ऑफ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन, ये न्यूरॉन से घिरा हुआ होता है हाइड्रा। द न्यूरल सिस्टम इज बेटर ऑर्गेनाइज्ड इन इंसेक्ट। हाइड्रा की तुलना में इंसेक्ट में न्यूरल सिस्टम अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज्ड होता है, यानी कि एकदम सिस्टमेटिक रहता और ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। Where the brain is present along with a number of ganglia and neural tissue। जिस इंसेक्ट में नंबर ऑफ गैंग्लिया, बहुत सारे गैंग्लिया यानी बहुत सारे न्यूरॉन को मिलकर गैंग्लिया बनती है, और न्यूरल टिश्यू से उनका ब्रेन किसका, इंसेक्ट का बना हुआ होता है। द वर्टिब्रेट हैव अ मोर डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम। और वर्टिब्रेट जैसे हम हो गए, हमारे अंदर और अधिक यानी कि इनसे अधिक मात्रा में हमारे अंदर न्यूरॉन पाए जाते हैं। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम, आइए देखते हैं ह्यूमन न्यूरल सिस्टम क्या है। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। हमारे न्यूरल सिस्टम 2 भाग में डिवाइड होते हैं। कैसे, आइए देखते हैं ह्यूमन न्यूरल सिस्टम को। ये सारी चीजें हमें मिटा देने की आवश्यकता है दोस्तों। अब आइए देखते हैं कि ह्यूमन न्यूरल सिस्टम किन किन पार्टों में डिवाइड होता है और इनके फंक्शन क्या हैं। आप बोर तो नहीं हो रहे हैं दोस्तों, क्योंकि हमें मजाक भी करना आता है, लेकिन हम यहाँ एकदम सीरियसली होके नहीं पढ़ेंगे। कभी भी दोस्तों आप एकदम बहुत ही सीरियस होके एकदम पढ़ाकू लड़का बन के ना पढ़े। हाँ, ब्रेन को एकदम एक्टिव रखें ताकि चीजें आप जल्दी ग्रैब कर पाए और रिलैक्स मोड में रहें। पढ़ाई हमेशा रिलैक्स में ही करें। तो हम ह्यूमन न्यूरल सिस्टम को देखते हैं। ये 2 पार्ट में बना हुआ था। यही पे कहीं ना लड़का टेंशन जीन करा, एकदम मस्त में रहा, खा पिया, एकदम मौज करा और पढ़ाई करा। यही पे जब कही ला तो कहा लो कि कहा ले, आओ देखो मजाक करी था दोस्त, टेंशन जिन ला। हाय देखो, ये हमें भोजपुरी थोड़ा अच्छा लगता है इसके लिए बोल रहे हैं, आप अदरवाइज ना लीजिएगा। तो ये हमारा हुआ ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम को हम मुख्यतः 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे, द ह्यूमन न्यूरल सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, द सेंट्रल न्यूरल सिस्टम एंड पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। देखिए ये हमारा हो गया CNS सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, और ये हो गया हमारा PNS पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, सेंट्रल, C फॉर सेंट्रल, N फॉर न्यूरल और S फॉर सिस्टम। ये हमारा P फॉर पेरिफेरल, N फॉर न्यूरल और S फॉर सिस्टम। पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम, नाश्ता वास्ता दबाए चपले बाटे हो, अब टेंशन का करे कराता ये मर्द है ने देखा हो। सेंट्रल न्यूरल सिस्टम और पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। सेंट्रल न्यूरल सिस्टम जो होता है वो हमारे ब्रेन में हमारे ब्रेन के लिए है, और पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम हमारे पूरे होल बॉडी में पाया जाता है। सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, आइए देखते हैं एनसीईआरटी क्या कहती है इसके अकॉर्डिंग। खास कर सॉरी दोस्तों, द सीएनएस इंक्लूड ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड एंड देखिए ये हमारी ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, जो हमारी स्पाइनल कार्ड है ना, सूचनाओं का संचार जिससे होता है, तो वो हमारे ब्रेन में जो हमारा प्रोसेसिंग करता है हमारी कि हमें भूख कब लगेगी, प्यास कब लगेगी, सोएंगे कब, हम बोलेंगे क्या और क्या चीजें हमें समझना चाहिए, ये सारी चीजें ब्रेन में पाई जाती हैं। तो ये हमारा ब्रेन हो गया सीएनएस, और स्पाइनल कार्ड इसे संचार करता है। कोई हमें तमाचा मारा तो हमें मुंह का मारना है या उससे फाइट लड़ना है या कुछ अपशब्द यानी कि अपने भाषा में अपने दिल की भड़ास निकालना है, वो हमारे ब्रेन डिसाइड करता है, और इसके थ्रू आके हमारे मुंह के थ्रू कन्वर्ट होता है या हमारे हाथ के थ्रू वो कन्वर्ट होता है। तो वो हमारे स्पाइनल कार्ड के थ्रू ही संरचनाएं आती है। यानी कि सेंट्रल न्यूरल सिस्टम और पेरिफेरल, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम किसमें पाया जाता है, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के थ्रू।